की कदर समाज में हो। मैं भी उस सपने के में अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को शामिल करता हूँ और मैं समझता हूँ उस नई शैली, उस नई सोच के प्रतीक राहुल जी हमारे बीच में है। मेरे युवा साथी दीपेंद्र भी उसी सोच को रखते हैं और जितने मौजूद हैं यहाँ नौजवान, वो भी ऐसे समाज के निर्माण को करना में अपना योगदान देना चाहते हैं। आप अनुभवी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, मेरठ के लोग हमेशा राजनीति में रुचि रखते रहे। आप जागरूक हो, अपने हितों के लिए आपने हमेशा संघर्ष किया, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त को के महत्व को आप समझ रहे। ये वक्त किसी और का नहीं है, ये वक्त आपका है। फैसला आपको करना है, तय आपको करना है। अक्सर चुनाव होते हैं और वातावरण को देखा जाता है, माहौल को देखा जाता है, समझा जाता है कि क्या दिशा हो रही है। आज आपके बीच में मंच पे खड़े होकर जब मुझे मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, आपके जोश को मैं देख रहा हूँ, उत्साह को देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं। गांव-गांव में जब चलते हैं संदेश लेकर कि कांग्रेस और लोकदल एक नई राजनीतिक शैली को, एक नई परंपरा को उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहती है, तो जो उमंग, जो उत्साह वहां देखने को मिलता है, मैं समझ रहा हूं कि आपने अपना मन बना लिया। सवाल सिर्फ एक विधायक को चुनने का नहीं, चंद विधायकों का नहीं, सवाल व्यक्तियों का भी नहीं है। मुद्दा उससे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा, यहाँ कैसा नेतृत्व आपको मिलेगा, वो नेतृत्व जो तय करेगा इस प्रदेश और इस देश की दिशा और दशा। ये फैसला आपको लेना है, ये फैसला आपको लेना है। मैं समझता हूं नौजवान भारी संख्या में यहाँ मौजूद है और हम सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन ये परिवर्तन, सामाजिक क्रांति जो हम चाहते हैं, भारत जैसे देश में जहां विविधताएं हैं, जहां सैकड़ों लोग अपनी अलग सोच लेकर चलते हैं, सामाजिक क्रांति के माध्यम से नहीं, लोकतंत्र के माध्यम से होना है। तो इसलिए 28 तारीख को इस क्षेत्र में चुनाव होना है, आपको तय करना है। आपने 5 साल के कार्यकाल को देखा, आपने उस अहंकार को देखा, आपने उस सरकार को देखा जिसने अपनों पर वार किया, निहत्तों पर वार किया, उनकी जमीन ली, उनका शोषण किया। जब चुनाव हुआ था 5 साल पूर्व, लोगों ने समझा था कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी, अच्छा है। दलित वर्ग की महिला जो अपने आप को दलितों की बेटी कहती हैं और जिन्होंने नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का लिया, उस नारे को लेकर जीती हैं, अच्छा है। एक नई शैली आएगी, एक नई क्रांति आएगी, एक नई जागरूकता आएगी दलित और शोषित वर्गों में। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मूर्तियों को बनाने से, उस मूर्ति को का इस प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जब उस मूर्ति की तरफ देखता है, क्या उसे उससे कोई प्रेरणा मिल सकती है? उस मूर्ति को देखकर जो हमारा मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो मेहनत सबसे ज्यादा समाज में करता है, क्या उसकी पेट की भूख मिट सकती है? उस मूर्ति को देखकर जो समाज का शोषित वर्ग है, गिरा है, उसको उठने की ऊर्जा और शक्ति और सहारा मिल सकता है? अपनी मूर्तियां जीते जी लगवाना, मैं नहीं जानता क्या ये असुरक्षा की भावना है या अहंकार। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों का मिश्रण। मैंने सरकार के अहंकार को देखा, दिल्ली से लेके आगरा तक जो एक हाईवे बना, उससे लोगों को आपत्ति नहीं थी, बहुत प्रचारित किया गया। उसके दोनों तरफ जो लाखों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित सरकार करना चाहती थी, वहां जाके पूछिए अपने भाइयों से क्या उनके साथ सलूक किया गया था। खड़ी फसल को जोत दिया जबरदस्ती। जब वहां लोगों में आक्रोश था, लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने आवाज उठाई, जैसे हम लोग हमेशा संघर्ष करते आए। उनके खिलाफ लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई। और इस सब के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने ये ठीक नहीं समझा कि कुछ गलती हुई है, जाके मैं उनके आंसू पोंछूं। ये ठीक नहीं समझा। तो इसलिए मैं समझता हूं इस प्रदेश की जनता ने हमेशा इस देश को दिशा दी। कहावत है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से एक नई राजनीतिक सोच उभरती है और देश को राजनीतिक सोच का लाभ समय समय पे मिलता रहा है।
अब फिर वक्त आ गया है, आप देखें, अपनी दृष्टि दिल्ली और लखनऊ के गद्दी पे आप लगा कर देखें और समझें कि हम कैसा नेतृत्व चाहते हैं। एक तरफ वो ताकतें हैं जिन्होंने हमेशा दबाने का प्रयास किया, जो उन वर्गों को हमेशा चाहती हैं कि दबे रहें ताकि उनकी सहानुभूति बटोर के हम आगे बढ़ जाएं। दलितों से कोई रुचि नहीं रखते, जो शोषित वर्ग है उनसे कोई रुचि नहीं रखते, शासन में कोई रुचि नहीं रखते। ये एक ऐसी अनोखी सरकार है जो ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक, किसी को नहीं मालूम क्या हो रहा है। कभी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गई, योजना आयोग के पास जाके उन्होंने अपनी गुहार नहीं लगाई कि मेरे प्रदेश को संसाधन चाहिए। सिर्फ चिट्ठी लिखने से काम नहीं बनना, और ये मायावती जी की शैली रही, इशारे देने। याद करो, उन्होंने एक आक्रामक नारा लिया था, अगर मैं उन नारे को दोहरा दूंगा तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। तिलक तराजू और तलवार की बात कहा करते थे। फिर जब उनको एहसास हुआ कि और लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा, तब उन्होंने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा लिया। मैं ये समझता हूं कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की सरकार नहीं, सर्जन दबाए सर्जन दुखाए की सरकार बन के रहेगी। मैंने देखा है, आप जाके देखिए, जो इलाहाबाद में गर्चना में हुआ, वहां भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लोगों ने आक्रोश था, उनके खिलाफ हिंसा की गई। आप जाके देखें टप्पल में जो हुआ, बारना में जो हुआ, भट्टा पारसौल में जो हुआ, आप उनसे पूछिए ये कैसी सरकार है। वो कहते हैं कि ये बीएसपी नहीं, वहां के गांव के नौजवान ने मुझे बताया कि ये बीएसपी नहीं है तो उसका फुल फॉर्म रखिए भूमि सेल्स पार्टी है। ये कहीं एक इंच जमीन दिख जाए तो इतनी लालच है कि उसे भी नहीं छोड़े। तो इसलिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। सरकार कैसी चाहते हो? मैं ऐसी सरकार चाहता हूं जो हमारे समाज की जो बुनियादी आवश्यकता है, उनकी पीड़ाओं को समझे, उन बुनियादी आवश्यकताओं पे ध्यान दे। इस सरकार ने किसान वर्ग की अनदेखी करी, इस सरकार ने मजदूरों की अनदेखी करी, इस सरकार ने उन तमाम नौजवानों की इच्छाओं को कुचला जो एक अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम और रोजगार की तरफ देखते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ। अगर आप किसान के बेटों से पूछो कि क्या तुम्हारा गुजारा सिर्फ जमीन और खेती से हो सकता है, वो कहते हैं कि नहीं हो सकता। वो जानते हैं, रोजगार चाहते हैं, लेकिन इस वातावरण में भाइयों एक पैसे का निवेश कोई करने वाला नहीं। आप हरियाणा की तरफ झांक के देखें, यही है, जाके देखिए, दूसरे प्रदेशों में देखिए। केरल प्रदेश में हर बच्चे पे वहां की सरकार हर बच्चे की शिक्षा पे हर साल 18,250 रुपए खर्च करती है। हमारे प्रदेश में वो आंकड़ा 4,155 है। विद्युत व्यवस्था की ओर देखिए, जो औसत खपत हर व्यक्ति की हर साल में यूनिट के हिसाब से 779 यूनिट होता है, उत्तर प्रदेश में वो आंकड़ा 348 यूनिट, यानी आधे से भी कम। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नए विचार कहां से आएंगे? तो इसलिए मैं ऐसी सरकार चाहता हूं जो उन विषयों पर ध्यान दे, किसान की उत्पादकता बढ़े, हमारे क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, रोजगार मिले, स्वच्छ सरकार हो, इन भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को, अपराधियों को राजनीतिक व्यवस्था और अफसर की जो वर्दी पहन के इस तरह के लोग हमारे बीच में है, जब तक इन लोगों को आप उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है भाई। ये हिम्मत कौन रखता है? मैं याद दिलाता हूं चौधरी साहब का, मेरे बाबा के शासन को याद रखते हो, जानते हैं कि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत लगन से काम किया। आज मैं समझता हूं कि वही प्रयास, एक संयुक्त लड़ाई कांग्रेस और लोकदल के माध्यम से लखनऊ में एक ऐसी सरकार बने जो जिसका वजूद, जिसकी पहचान हो कि हमने फिर दोबारा वो ईमानदारी उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक इतिहास में स्थापित करने का काम किया। मैं आज के इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता था कि आपके अंदर ये एक इच्छा कि हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आखिर में दो ही बात कहता हूं। मैं सबसे पहले तो दिनकर जी ने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो इसलिए भाइयों, ये छोटा मुद्दा नहीं, छोटी लड़ाई नहीं, अपने वोट की कीमत को पहचान कर मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति जो यहाँ है अपने हाथ खड़े कर मुझे एहसास दिला दे, राहुल जी को एहसास दिला दे कि हम सब मिलकर इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। धन्यवाद जय जी।